हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। डीएलएड प्रथम यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में जो आपका पेपर 3 है साइंस का, ठीक है, इसके आज हम लोग 7 लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, यानी कि 2023 में जो आपका पेपर हुआ था साइंस का बीटीसी प्रथम सेमेस्टर, ये उसी के क्वेश्चंस हैं। ओके, और इन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब ये क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन तो आपका लघुत्तरी में सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने उसको विधिवत पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ताकि कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो फिर लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस ले लिए गए हैं यहाँ पे, और इन क्वेश्चंस को हम आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है भोजन एकत्रीकरण हेतु, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने के लिए तने में होने वाले रूपांतरण, यानी कि जो पौधे हैं वो भोजन को कलेक्ट करने के लिए अपने तने में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ रूपांतरण करते हैं। इसको उदाहरण सहित हमको समझाना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आइए इसको ठीक से समझते हैं। तने पौधों को अनेक वर्षों तक जीवित रखने के लिए भूमि के अंदर रह करके पौधों को सुरक्षित रखते हैं। देखिए, ये जो तने हैं पौधे के, ये क्या करते हैं कि अनेक वर्षों तक पौधा जो है वह लंबे समय तक जीवित बना रहे, इसके लिए भूमि के अंदर रह करके पौधों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर तने में जाहिर सी बात है कि पत्तियां नहीं होती। पत्तियां, जो तना जमीन से ऊपर है, हमें उसी में देखने को मिलती हैं, जमीन के नीचे पत्तियां नहीं होती, है ना। विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां, जब जो परिस्थितियां हैं, जो एटमॉस्फेयर है वह अनुकूल होता है, तो इस कंडीशन में पूरे वर्ष में एक बार उनसे आकाशीय तने यानी कि बेल निकलते हैं पौधों से। तनों पर फूल भी खिलते हैं, और इन तनों के विभिन्न रूपांतरण निम्नलिखित हैं। कई प्रकार का रूपांतरण होता है, जैसे तने का भूमिगत रूपांतरण हो गया, जिसको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं। तने के भूपृष्ठीय रूपांतरण यानी कि सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम हो गया। तने के वायवीय रूपांतरण, जिसको हम स्टेम एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तने के भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है उसको समझिए। इस प्रकार का रूपांतरण अक्सर भोजन संचयन यानी कि फूड स्टोरेज के लिए, या फिर वर्धी प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए उपयोगी होता है। कौन सा? भूमिगत रूपांतरण। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकंद, जिसको हम रिजोम भी कहते हैं। यह शयान यानी कि मांसल, फ्लैसी और भूमि के अंदर क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल अवस्था में प्राप्त होती है। ये जो तना होता है वो जमीन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ग्रो करता है। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो शल्क पत्र यानी कि स्केल लीफ से ढकी रहती हैं, जैसे कि अदरक किस तरीके से फैली होती है, आप देखते ही हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली पूरी ऐसे। ठीक है, ये हो गया प्रकंद। शल्ककंद, जिसको हम बल्ब भी कहते हैं, इसमें जो तना है वो लेंस के समान होता है। किसके समान? लेंस के समान, जिसके चारों तरफ मांसल, शल्क पत्र, फ्लैसी, स्केली लीव्स भी होते हैं। तना बहुत ज्यादा संघनित होकर के नीचे की ओर बढ़ता है, जिस पर बहुत सी जड़ें भी निकल आती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया? प्याज। इसमें देखिए जो तना है वो बहुत ज्यादा संघनित होकर के, है ना, नीचे की ओर बढ़ता है। ओके, और इसमें बहुत सारी जड़ें भी निकल आती हैं। आप प्याज को खाते ही हैं, देखते ही हैं। कंद, ट्यूबर क्या होता है? ये अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इनमें आंख भी देखने को मिलती है। जो स्टेम होता है तना, इसमें आंख भी देखने को मिलती है, जो वास्तव में कक्षस्थ कलिका होती है, जिसको हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। प्रत्येक आंख शल्क पत्र से ढकी रहती है, जैसे कि आलू हो गया। घनकंद की अगर बात करें, कॉर्न की, तो कॉर्म की, यह संघनित भूमिगत तना होता है। यह भूमि में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल वृद्धि करता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अरबी और क्रोकस हो गया। तो ये था हमारा जो भूमिगत रूपांतरण होता है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड होता है। अब ये भूपृष्ठीय यानी कि जमीन के पृष्ठ के बराबर या उससे थोड़ा बहुत नीचे, सब एरियल मॉडिफिकेशन जिसको कहा जाता है। तने के इन रूपांतरणों में तने भूमि की सतह पर
या कुछ अंदर दबे होते हैं। यहाँ पे जो तना होता है वो या तो भूमि के अंदर होता है, फिर थोड़ा बहुत नीचे होता है। इस प्रकार के रूपांतरणों का मुख्य उद्देश्य पौधे का कायिक प्रवर्धन करना होता है। ये भूपृष्ठीय रूपांतरण भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भूस्तारी हो गया, भूस्तारिका हो गया जिसको ऑफसेट भी कहते हैं, अंतः भूस्तारी सकर हो गया, ऊपरी भूस्तरी और रनर हो गया। एक एक को अगर समझें तो भूस्तारी जो स्टोलोन होता है इसमें शाखाएं छोटी और तने संघनित होकर के सभी दिशाओं में निकलते हैं। इसमें जो तने होते हैं वो सभी डायरेक्शन में निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है। कुछ समय वृद्धि करने के बाद उनके आगे के सिरे ऊपर की ओर निकलते हैं, जैसे फ्रेगेरिया हो गया। भूस्तारिका की अगर बात करें तो ये सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। भूस्तारिका के अंतर्गत जलीय पौधे आते हैं। इनका तना छोटा और भंजनशील यानी कि फ्रेजाइल, भंगुर, डेलिकेट होता है, जैसे पिस्टिया हो गया। अंतः भूस्तारी सकर की अगर बात करें तो इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है, जो मेन स्टेम है वो जमीन के अंदर रहता है, लेकिन जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस, वो भूमि के ऊपर पर्व संधियों से निकल आती हैं, जैसे कि पुदीना हो गया। ऊपरी भूस्तारी में कौन आता है? जब तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं। तने लंबे होकर के भूमि के ऊपर जो भूमि की सतह है उसी पर ऐसे फैल जाते हैं और पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की तरफ पत्ती भी निकल आती है। ऊपरी भूस्तारी कहलाते हैं, जैसे दूब घास। दूब घास जो होती है गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो दूब घास होती है, ठीक है, जिसको जो है साइनोडन डैक्टिलोन भी कहा जाता है। इसका जो तना होता है वो बिल्कुल ऐसे जमीन पर चपक जाता है और चिपका हुआ होता है, पत्तियां ऊपर की तरफ निकली होती हैं, ये ऊपरी भूस्तारी कहलाता है। तने के वायवीय रूपांतरण की अगर बात करें, स्टेम एरियल मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो कुछ पौधों में पर्णकलिकाएं एवं पुष्प कलिकाएं क्रमशः तने एवं फूल में विकसित न होकर के कुछ विशेष रचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। यानी कि इनमें फूल और तने में न डेवलप होकर के कुछ विशेष रचनाएं उनमें आ जाती हैं। ये विशेष रचनाएं पौधे के लिए बहुत विशेष काम करती हैं, जैसे पर्णाभ स्तंभ हो गया। इसमें तना मांसल पत्ती के रूप में बदलकर चपटा और हरा हो जाता है। इसमें जो तना होता है वो मांसल पत्ती के रूप में बदल करके चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है और पत्ती के कार्य अपना लेता है। पत्ती के काम फिर स्टेम यानी कि तना करने लगता है, जैसे कि नागफनी हो गया। स्तंभीय तंतु की अगर बात करें तो इसमें कक्षस्थ कलिका शाखा की जगह तंतु बनाती है, जैसे कि अंगूर हो गया, ओके। एंड इसी तरीके से पत्र प्रकलिका, यह एक वर्धी कलिका है। इसमें ऊतक मांसल और संचित भोजन से परिपूर्ण होता है। ये कक्षस्थ होते हैं, जैसे डेंटेरिया, बल्बीफेरा हो गया या फिर डायस्कोरिया हो गया। पर्णाभ पर्व जो होते हैं ये कक्षस्थ कलिका की जगह निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती जैसी रचना पाई जाती है यहाँ पे, और शाखा जो होती है वो केवल एक पर्व की रह जाती है तथा पत्ती जो है वो शल्क पत्र के समान यहाँ पे हो जाती है। जो पत्ती है वो शल्क पत्र की तरह हो जाती है, जैसे एस्पेरागस हो गया, ओके। अभी हम इसको जब टॉपिक्स में क्लियर करेंगे अभी तो इसको और ज़्यादा पिक्चर्स के माध्यम से आपको दिखा करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बल से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज फोर्स। बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन संक्षेप में वर्णन कीजिए। कम से कम शब्दों में आपको यहाँ पे बताना है, हालांकि हमने इसको थोड़ा बढ़ा करके लिख दिया है। देखिए बल जो है वो एक सदिश राशि है प्यारे दोस्तों। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिससे किसी पिंड का वेग परिवर्तित हो सकता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। जो बल होता है वह संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है। बल से त्रिविम पिंड का निरूपण या घूर्णन भी हो सकता है या दाब में बदलाव भी आ सकता है। जब बल से कोणीय वेग में बदलाव होता है तो उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमसे बल पूछ रहा है तो हम इतना भी लिख सकते हैं, वह बल एक सदिश राशि है, ठीक है। ये वो बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा परिवर्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे, वही तो बल कहलाता है, ठीक है। कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु यदि वो विरामावस्था में है और उस पर बल लगा दिया जाए
तो वह गतिमान हो जाएगी, और अगर कोई गति की अवस्था में है उस पर बल लगा दिया जाए तो वह विरामावस्था में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे न्यूटन भी कहते हैं, और एन से इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसका एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी माना जाता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। एक समान गति की अवस्था उसको चेंज कर सकता है। बल द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma होता है। ठीक है, अब आइए बल के प्रकार को समझते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो F = m × a होता है। ठीक है, बल के प्रकार की अगर बात की जाए, देखिए समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है चुंबकीय बल, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं अथवा पिंडों में अणु एवं परमाणुओं को परस्पर आबद्ध अथवा मिलाए रखने वाला बल पाया जाता है, और इस बल को ही चुंबकीय बल का नाम दिया जाता है। बहुत सारे अणु हैं, परमाणु हैं, उनको आपस में जोड़े रखता है। चुंबकीय बल लौह वस्तुओं पर अधिक सक्रिय रहता है। जो चुंबकीय बल होता है, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनमें ये ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करता है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। पृथ्वी अपने चारों ओर विद्यमान वस्तुओं एवं सभी प्रकार के सक्रिय एवं निष्क्रिय पिंडों पर बल का प्रभाव रखती है। यह बल चारों ओर की वस्तुओं को आकर्षित करता है। क्या करता है? जो पृथ्वी है, ये अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं प्रेजेंट हैं, सभी प्रकार के सक्रिय और निष्क्रिय पिंडों पर बल का प्रभाव रखती है। सब पर अपना बल बराबर मात्रा में लगा रही होती है। यह बल चारों ओर की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। इसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है। जैसे हम किसी भी चीज को कितनी भी तेजी से ऊपर की तरफ फेंक दें, आएगी वो नीचे। कुछ भी ऊपर फेंकिए वो आती नीचे ही है भाई। इसके पीछे रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है? मनुष्यों, पशुओं एवं अन्य जंतुओं के द्वारा कार्य करने के लिए अपनी मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। ठीक है, उसे पेशीय बल कहते हैं। मनुष्यों या फिर पशुओं या अन्य जंतुओं के द्वारा काम करने के लिए अपनी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। खिलाड़ियों में इस बल का विकास विभिन्न क्रियाएं करा करके विकसित कराया जाता है। घोड़ा, कुत्ता एवं शेर में पेशीय बल की अधिकता होती है, क्योंकि जो घोड़ा है वो अपनी गाड़ी खींचता है। ठीक है, शेर है, जैसे फुटबॉल खेलते समय पैरों से ठोकर मारने में पेशीय बल का प्रयोग होता है। क्रिकेट मैच में जो है सिक्स मारने के लिए, फोर्थ मारने के लिए अपने जो हाथ होते हैं उनमें जो पेशीय बल वहाँ से लगता है। तो ये पेशीय बल खिलाड़ियों में जो है डेवलप किया जाता है। स्थिर विद्युत बल, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जो किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करता है, उसे विद्युत बल कहते हैं। इस बल के अकॉर्डिंग जैसे आवेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं, वैसे ही विपरीत प्रतिकार भी करते हैं। घर्षण बल की अगर बात करें, फ्रिक्शन फोर्स की, जब किसी हल्की या भारी वस्तु को किसी समतल पर सरकाया या लुढ़काया जाता है, कोई चाहे वस्तु हल्की हो या भारी हो, जब उसको किसी समतल पर सरका दिया जाता है या तो फिर लुढ़का दिया जाता है, तो उस वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल सक्रिय हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहा जाता है। जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो वहाँ घर्षण बल ही काम करता है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच, हमारे पैर और नीचे जमीन के बीच में घर्षण बल ही काम करता है, जिस वजह से ही हम रुक पाते हैं जमीन पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया क्वेश्चन हमारा? बल को हमने समझ लिया, बल के प्रकार को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है, ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। और आपको बताते चले कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं और यह भी नोट्स पेड विद्यार्थियों को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाते हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक भी दिया जाता है। उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649
इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना का वर्णन करना है। पदार्थ की सबसे पहले ठोस द्रव गैस हमें समझना है, तो पहले हम पदार्थ कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर क्या है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ यानी मैटर उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है। हमारे चारों ओर भिन्न वस्तुएं जैसे मिट्टी है, लोहा, गिलास, लकड़ी, पत्थर आदि जिन्हें हम देख सकते हैं, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। जैसे वायु हो गई, हवा को हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ हवा लग रही है, हवा चल रही है। इन वस्तुओं का कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है और ये स्थान भी घेरती हैं, तो ऐसी सभी वस्तुओं को पदार्थ कहा जाता है। समझिए, ऐसी सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। वो वस्तुएं जो हमारे जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, सीधी सी बात है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थों को आकृति, आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस की अगर बात करें तो ठोस में कणों के मध्य अंतराणुक स्थान कम होता है। ठोस में जो कण होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। इनका जो आकार है, जो साइज है वह भी फिक्स है और जो आयतन है वह भी फिक्स है, यानी कि निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठोस के कुछ साधारण से उदाहरण जैसे आपका पत्थर है, आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, ईंट है, बॉल है, कार है, बस है, ये क्या है? ठोस है। इनका आयतन और आकार बिल्कुल एकदम कतई निश्चित है। अब ये जो ठोस है इनके कुछ गुण होते हैं। गुण क्या है? गुण ये है कि आकृति और आयतन निश्चित होता है। घनत्व की अगर बात की जाए, ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है। किसी द्रव्य के इकाई आयतन का उसका घनत्व कहलाता है। जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर ठोस के द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक और क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। कणों की अवस्था की बात की जाए तो ठोस पदार्थों में उसके अवयवी कण नियमित रूप से सजे रहते हैं, जिसे जालक भी कहा जाता है। बाहों की अगर बात की जाए तो ठोस पदार्थों में बाहों की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि ये बह नहीं सकते। प्रसार या संकुंचन की बात की जाए तो ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुंचन भी बहुत कम होता है। अगर इनको हम गर्म कर दें या ठंडा करें तो भी इनमें बहुत मामूली सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हो गया ठोस की बात हो गई। अब अगर लिक्विड को समझें तो द्रव में कणों के बीच बंधन ठोस की तुलना में कम होता है। जो द्रव होता है इनमें आपस में जो कण होते हैं उनके बीच जो गैप होता है वो ठोस की तुलना में जो है अधिक होता है, और बंधन की अगर बात करें तो ठोस की तुलना में कम होता है। ठीक है। अंतःकण गतिमान होते हैं, इनका निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात इसे जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। अब द्रव के गुण की अगर बात की जाए तो आकृति और आयतन की सबसे पहले बात आती है। आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है। घनत्व की बात करें, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक को समझें तो द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों के हमेशा ही कम होते हैं। तरलता, द्रव पदार्थों में आसानी से बहने लगते हैं। जो द्रव पदार्थ होते हैं वो आसानी से बहने लगते हैं। जैसे आपका ऑयल हो गया, आपका क्या हो गया, दूध हो गया। ठीक है। द्रव का जमना, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। वाष्पन, किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर के धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। गैस को समझिए, गैस क्या है? गैस के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका आयतन यानी कि वॉल्यूम और शेप दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे वायु है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनमें वॉल्यूम और शेप यानी कि आकृति, आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं।
गैस के गुण की बात की जाए तो आकृति आयतन निश्चित होते हैं, जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी बर्तन की आकृति और आयतन भी ग्रहण कर लेते हैं। घनत्व की बात की जाए तो ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है। द्रव्यनांक कथनांक को समझें तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। संपीडितता को अगर समझें तो गैस की संपीडितता बहुत अधिक होती है। और गैसों का जो संघनन है पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। तो ये हम समझे कि इसमें गैस के गुण क्या होते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ठोस, द्रव और गैस को लेकर के, जिसको हमने क्लियर किया। ठीक है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जितनी जरूरत है उतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेलन की लंबाई और वृत्त का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है, उसका नाम बताइए और यंत्र का अल्पतमांक कितना होता है वो लिखना है। ठीक है, देखिए ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये क्या है, ये वर्नियर कैलिपर्स है। क्या है? वर्नियर कैलिपर्स है। बेलन की लंबाई के लिए वर्नियर कैलिपर्स और वृत्त का व्यास निकालने के लिए हम वर्निका का प्रयोग करते हैं। वर्नियर जो कैलिपर्स है इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाष्पन और क्वथन में अंतर समझाना है। वाष्पन इवापोरेशन क्या होता है? प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। सामान्य ताप जब होता है तो धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित चेंज होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, भाप बनने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है, जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वो धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में विलीन होने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझें, जब थोड़े से जल को एक प्लेट में रख करके वायु में रख दिया जाता है तो वह कुछ समय बाद यह जल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब भीगे हुए कपड़े हवा में फैलाए जाते हैं तो कुछ समय बाद वे सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें का जो द्रव था वह वाष्प बन गया, है ना, इवोपोरेशन हो गया, वाष्पन हो गया उसमें। बॉयलिंग की अगर बात की जाए क्वथन की, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके वाष्पन की गति भी बढ़ती है। अगर हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन की गति भी बढ़ेगी। जितनी तेज हम उसमें टेम्परेचर देंगे उतनी तेज तरीके से उसमें वाष्पन भी होगा। वाष्पन की क्रिया सतही होती है, अर्थात द्रव की सतह पर स्थित अणु गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ताप बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव के न केवल सतह के अणु बल्कि सतह के भीतर के अणु भी तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस कारण सारे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं। आपने देखा होगा कि आपने जब भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखा तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं जब आप पानी को गर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में द्रव का ताप स्थिर रहता है। इस क्रिया को ही हम बॉयलिंग या फिर क्वथन कहते हैं। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है। अनवीकरणीय स्रोत वो हैं जो जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और नवीकरणीय वो हैं जिन्हें हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, जो बहुत सीमित मात्रा में है और स्रोत के समय के साथ साथ समाप्त भी हो जाते हैं। इनकी पुनः प्राप्ति नहीं होती या इसका बार बार प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। इन्हीं को हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। चाहे वो आपका जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक, ये सब बहुत सीमित चीजें हैं। इन्हें हम एक ही बार यूज भी कर पाते हैं, बार बार यूज नहीं कर पाते, प्लस जो इनका जो सोर्सेज है वो भी खत्म हो रहे हैं। नवीकरणीय क्या होते हैं? नवीकरणीय स्रोत न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि यानी कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और प्रदूषण रहित भी हैं, बल्कि प्रचुरता से उपलब्ध भी हैं। जल है, पवन है, सौर ऊर्जा हो गई, भूतापी है, समुद्री तरंगे हैं, हाइड्रोजन, जैवभार, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे स्रोत हैं जिनका पुनर्भरण होता रहता है और इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में क्या अंतर है समझना है। पादप मानिए पौधे, जंतु आपके जीव हो गए। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। जंतु भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड रहते हैं।
पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जंतुओं में एक निश्चित समय तक होती है। पौधों में सेल्यूलोज होता है, जंतुओं में सेल्यूलोज नहीं होता। ये सिंपल सा आंसर है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे हमारे, ये 2023 के क्वेश्चंस आज हमने आपको कवर करा दिए, और जो क्लासेस हैं उसमें भी कुछ बाकी है भी, वो भी कंप्लीट हम कराते हैं फटाफट से। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जाओ उसके शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।